हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रुपेश वर्मा और ग्रेविटेशन सीरीज के क्रम में आगे बढ़ते हुए स्वागत है आपका एपिसोड नंबर 130 में। आज के सेशन में हमारा फोकस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के वेरिएशन, प्लैनेट अर्थ के ग्रेविटेशनल बाइंडिंग एनर्जी और एस्केप वेलोसिटी को समझने पर रहेगा। आप देखोगे इन बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में जान लेने के बाद हम ब्लैक होल जैसे मिस्टीरियस स्पेस फिनोमेना को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। दैट साउंड्स फैसिनेटिंग, है ना? तो फिर चलिए शुरू करते हैं हमारे अर्थ सरफेस के आसपास के उस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी से, जिसके बारे में आपको पहले से ही पता है। जी हाँ, यहां पर हम m मास वाले ऑब्जेक्ट की h हाइट पर पोटेंशियल एनर्जी mgh की बात कर रहे हैं। आपको पता है पोटेंशियल एनर्जी की ये वैल्यू सिर्फ और सिर्फ अर्थ सरफेस के आसपास ही वैलिड होती है, क्योंकि यहां पर अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स mg की वैल्यू लगभग एक समान है। लेकिन जैसे जैसे हम अर्थ सरफेस से ऊपर की ओर जाते हैं, इस ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू कम होते जाती है और इसलिए हमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए स्टैंडर्ड अप्रोच को फॉलो करना होगा। आपको ध्यान हो, पिछले वीडियो में हमने सीखा था कि जब किसी सिस्टम पर लग रहे कंजर्वेटिव फोर्स की अगेंस्ट उस पर वर्क डन किया जाता है, तो वो वर्क डन उस सिस्टम के पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर्ड हो जाती है। इसके अनुसार अगर किसी m मास वाले ऑब्जेक्ट को r1 हाइट से r2 हाइट पर लेकर जाया जाए, तो उस सिस्टम पर -g कैपिटल M इंटू स्मॉल m इंटू 1/r2 माइनस 1/r1 के बराबर का वर्क डन किया जाएगा। नाउ इस एक्सप्रेशन को देखकर ही आप बता सकते हो किसी रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में अर्थ सरफेस से r हाइट पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू -g कैपिटल M इंटू स्मॉल m अपॉन r के बराबर होगी। एब्सोल्युटली। एंड यू नो, यहां पर हम इस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। लिसन केयरफुली। अगर मैं पिछले वाले एक्सप्रेशन में r2 इज इक्वल टू इंफिनिटी रख देता हूं, तो भी मुझे यही फॉर्मूला मिलेगा, राइट? दिस इंप्लाइज अगर किसी ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी से ग्रेविटेशनल फील्ड के अगेंस्ट चलाकर पॉइंट r पर लेकर आया जाए, तो जितने अमाउंट का वर्क डन किया जाएगा, वो वर्क डन उस पार्टिकल के पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर्ड हो जाएगी। एक बार फिर से सुनिए, अगर किसी पार्टिकल को इंफिनिटी डिस्टेंस से अर्थ सरफेस से r डिस्टेंस वाले पॉइंट पर लेकर आया जाए, तो जितने अमाउंट का वर्क डन होगा, वो वर्क डन उस पार्टिकल के पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर्ड हो जाएगी। नाउ यू नीड टू रिमेंबर दिस। आगे आप देखोगे इलेक्ट्रिक चार्ज पार्टिकल्स की असेंबली में भी इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को ठीक इसी प्रकार ही डिफाइन किया जाता है। आगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को समझ लेने के बाद चलिए इससे रिलेटेड एक और स्केलर क्वांटिटी के बारे में जान लेते हैं। जी हाँ, हियर आई एम टॉकिंग अबाउट द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। आसान भाषा में इसे आप ऐसे भी समझ सकते हो, किसी यूनिट मास वाले पार्टिकल के साथ एसोसिएटेड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को ही ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कहा जाता है। एंड the important thing you need to remember is gravitational potential और gravitational field के बीच का relationship, जिसे इस इंटीग्रल इक्वेशन में डॉट प्रोडक्ट की मदद से डिस्क्राइब किया जाता है। इन सब कॉन्सेप्ट्स को समझ लेने के बाद अब वो समय आ गया है जब हम अर्थ सरफेस के ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस से बाहर निकलकर आउटर स्पेस में जाने के लिए मिनिमम रिक्वायर्ड स्पीड की वैल्यू का पता लगाएं। मतलब मैं
इस बॉल को इतने जोर से ऊपर की ओर फेंकना चाहता हूं कि ये धरती में लौटकर वापस ही ना आए। दैट साउंड्स वेरी एक्साइटिंग, है ना? एक्चुअली इसके लिए अर्थ सरफेस से लॉन्च किए जाने वाले पार्टिकल की स्पीड को एस्केप स्पीड कहा जाता है। यूजुअली इसे आप एस्केप वेलोसिटी भी कह देते हो। एंड इसकी वैल्यू को एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल की मदद से आसानी से कैलकुलेट किया जा सकता है। आपको ये जानकर यकीन नहीं होगा कि अर्थ सरफेस या किसी और प्लैनेट के सरफेस से इस एस्केप स्पीड की वैल्यू लॉन्च किए जाने वाले ऑब्जेक्ट के मास के इंडिपेंडेंट होती है। मतलब एक 10 ग्राम के रेत के कण को लॉन्च करने के लिए और एक 10,000 किलोग्राम के भारी भरकम रॉकेट को लॉन्च करने के लिए भी सेम एस्केप वेलोसिटी की जरूरत होगी, क्योंकि इसका एक्सप्रेशन इज इक्वल टू √2 कैपिटल G कैपिटल M अपॉन R, जहां M इज इक्वल टू मास ऑफ द अर्थ और एनी अदर प्लैनेट एंड R इज द रेडियस ऑफ द प्लैनेट। इसे आप आगे और सिंप्लीफाई करके √2 स्मॉल g इंटू R के बराबर फिगर आउट कर सकते हो। दैट इंप्लाइज मून सरफेस से भी किसी पार्टिकल के एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हम सेम एक्सप्रेशन को इस्तेमाल कर सकते हैं। करेक्ट। आप देखोगे अर्थ सरफेस से किसी पार्टिकल की मिनिमम एस्केप वेलोसिटी लगभग 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड के आसपास होती है। वहीं मून सरफेस से इस एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू 5 गुना कम होकर लगभग 2.3 किलोमीटर पर सेकेंड के बराबर हो जाती है। और यही कारण है कि मून में कोई एटमॉस्फेयर नहीं है। आप खुद ही सोच कर देखिए, ऐसा तो नहीं होगा कि गैस मॉलिक्यूल्स एक ही जगह पर पीसफुली बैठकर रह जाएंगे। उनका तो काम ही है यहां वहां रैंडमली मूव करते रहना, है कि नहीं? अगर हम किसी प्लैनेट पर गैस मॉलिक्यूल्स को रोककर रखना चाहते हैं तो उस प्लैनेट की एस्केप वेलोसिटी भी इतनी ज्यादा होनी चाहिए जिसे ये गैस मॉलिक्यूल्स क्रॉस ना कर सके। अब आपको समझ में आ रहा होगा व्हाई देयर इज नो लाइफ इन द मून। ये तो बात हुई अर्थ सरफेस के ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस से बाहर निकलने के लिए रिक्वायर्ड एस्केप स्पीड की। नाउ आगे बढ़ने से पहले लेट अस टेक अ स्टेप बैक। अभी थोड़ी देर पहले ही हमने अर्थ सरफेस पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात की थी, विच इज -G इंटू कैपिटल M इंटू स्मॉल m अपॉन R। कुछ याद आ रहा है? नाउ यहां पर सोचने वाली बात यह है, व्हाई देयर इज अ नेगेटिव साइन। जनरली किसी सिस्टम के पास स्टोर्ड एनर्जी पॉजिटिव ही होती है कि नहीं? लेट मी गिव यू अ वेरी सिंपल एक्सप्लेनेशन फॉर दिस। यहां पर पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू नेगेटिव है क्योंकि अर्थ सरफेस के पार्टिकल्स अर्थ के ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन के कारण उसके साथ बाउंड स्टेट पर होते हैं। एक बार फिर से सुनिए, यहां पर अर्थ सरफेस पर पार्टिकल्स की पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव है क्योंकि वो अर्थ के ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन के कारण उसके साथ एक बाउंड स्टेट पर होते हैं। इसका मतलब अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को प्लैनेट के ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस से बाहर निकालकर स्पेस पर लेकर जाना चाहते हो तो उसके लिए आपको उसे पॉजिटिव एनर्जी सप्लाई करनी होगी जिसकी वैल्यू प्रिसाइसली उस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बराबर ही होनी चाहिए, सो दैट दोनों वैल्यूज एड अप करके 0 हो जाए। अब जब हमारे ऑब्जेक्ट के पास उसे बाउंड करके रखने के लिए कोई एनर्जी ही नहीं बची है, तब तो वो जहां चाहे वहां जा सकता है, राइट? एंड देयरफॉर किसी प्लैनेट से इस प्रकार ऑब्जेक्ट को बाहर निकालने के लिए एसेंशियल एस्केप एनर्जी को ही उस प्लैनेट पर ऑब्जेक्ट की ग्रेविटेशनल बाइंडिंग एनर्जी कहा जाता है। इसे याद रखना।
आज का सेशन कंक्लूड करने से पहले चलिए उस स्पेस फिनोमेना के बारे में जान लेते हैं जिसके लिए इस एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू इनफाइनाइट है। यू आर राइट, हियर आई एम स्पीकिंग अबाउट द ब्लैक होल्स। आपने नोटिस किया होगा एस्केप वेलोसिटी के उस फॉर्मूला में ग्रेविटी की वैल्यू जितनी स्ट्रांग होगी एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू भी उतनी ही ज्यादा होगी। फॉर नाउ जस्ट कीप दिस इन माइंड। आपको पता है स्पेस में इन ब्लैक होल्स का पूरा मास एक इनफाइनाइटली स्मॉल पॉइंट पर ही कॉन्सेंट्रेटेड रहता है और इसी इनफाइनाइट स्पेस टाइम के कर्वेचर वाले पॉइंट को ही सिंगुलैरिटी कहते हैं। यू विल बी सरप्राइज टू नो कि इस पॉइंट सिंगुलैरिटी की डेंसिटी भी इनफाइनाइट होती है क्योंकि इसका वॉल्यूम इज ऑलमोस्ट जीरो। और यही कारण है कि ब्लैक होल्स के ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन की वैल्यू इतनी स्ट्रांग होती है कि 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से चलने वाली लाइट रेज भी इन ब्लैक होल्स की बाउंड्री इवेंट हॉराइजन को क्रॉस नहीं कर सकती। दैट इज रियली फैसिनेटिंग, है ना? एंड दैट्स अ रैप फॉर एपिसोड 130। आपको आज का सेशन कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। एक एक्साइटिंग एपिसोड के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी अगले हफ्ते। तब तक कीप कमेंटिंग, कीप शेयरिंग। हैप्पी संडे, हैप्पी लर्निंग।